तो ये हमारा जो मानना है कि मोदी आया तो ब्राह्मणवाद आया, गलत है। मोदी को टारगेट करेंगे तो सिर्फ हम मोदी को टारगेट कर पाएंगे, विचारधारा को नहीं। और हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है ना, हमारी लड़ाई तो बाबा साहब विचारधारा से है। तैयार किया जा रहा है कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है तो कांग्रेस उस संविधान को बचा सकती है। कितना सहमत है ये बात? बहुत ही वाहियात सा तर्क है। इस देश में सबसे ज्यादा संविधान के साथ धोखा अगर किसी ने किया है तो सबसे पहले जो आती है वो कांग्रेस है। एक पल के लिए मैं ये मान भी लूं कि राहुल गांधी बड़े ही समझदार और बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन क्या कांग्रेस राहुल गांधी है? क्या जो राहुल गांधी कह देंगे वो पूरी कांग्रेस मान लेगी? नहीं मानेगी ना। उनके नीचे काम करने वाले लोग उतने ही ब्राह्मणवादी हैं जितने कि बीजेपी में काम करने वाले लोग हैं। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त नागपुर में है। मेरे साथ में रजत मौर्य है, बहुजन साहित्य से आप बखूबी जानते हैं। इंस्टाग्राम पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर इनके वीडियोस देखे जाते हैं। देश में चुनावी माहौल है और काफ़ी सारी चीज़ें देश में चल रही है, सांप्रदायिक माहौल बड़े पैमाने पर है, बहुत सारी चीज़ें चल रही, चीज़ों को लेकर हम बातचीत करना चाहेंगे, सवाल करेंगे। कैसा देख रहे हैं इस देश के अंदर में एक जो मनुवादी विचारधारा है तीसरे बार प्रदेश में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए तैयार हो चुकी है। बहुजन विचारधारा में अभी भी वो कहने की ताकत नहीं देख पा रहे, तो क्या लगता है कि हताश निराश हो जाना चाहिए या फिर कहने के जो मनुवादी परसेप्शन तैयार किया जा रहा है उसमें शरण जाना चाहिए? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि मनुवादी विचारधारा जो है वो तीसरी बार आने नहीं वाली है जी। मतलब उनकी सत्ता आएगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इस देश में मनुवादियों का ही राज्य रहा है। आप पहली लोकसभा का आप चुनाव देखिए और उसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री एक जाति से ब्राह्मण थे जी। उस दौर में सभी प्रदेशों में जितने मुख्यमंत्री बने अधिकतम ब्राह्मण थे जी। और आज तक वही परिपाटी चलती आ रही है। तो ये हमारा जो मानना है कि मोदी आया तो ब्राह्मणवाद आया, गलत है। मोदी उस ब्राह्मणवाद में एक कड़ी मात्रा है, तो मैं मोदी को उतना बड़ा थ्रेट नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि उसके पीछे की जो विचारधारा है वो बहुत बड़ा थ्रेट है। जो उसके पीछे एक संगठन चालू खड़ा है जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, जिसकी जो मूल विचारधारा है वो ब्राह्मणवाद है, वो मनुवाद है, और वो हमारा असली दुश्मन है। मोदी जैसे कई लोग आए हैं और कई लोग चले जाएंगे, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। हम जब तक सिर्फ मोदी को टारगेट करेंगे तो सिर्फ हम मोदी को टारगेट कर पाएंगे, विचारधारा को नहीं। और हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है ना, हमारी लड़ाई तो बाबा साहब विचारधारा से है। इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो देश में जो संविधान बदलने की लगातार बात चल रही है, 400 पार का नारा भी लगाया जा रहा है, एक दूसरा विचारधारा या फिर एक दूसरा सोच ये तैयार किया जा रहा है कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है तो कांग्रेस उस संविधान को बचा सकती है। कितना सहमत है ये बात? बहुत ही वाहियात सा तर्क है ये। इस देश में सबसे ज्यादा संविधान के साथ धोखा अगर किसी ने किया है तो सबसे पहले जो आती है वो कांग्रेस है, उसके बाद जो आती है वो बीजेपी है। अब कुछ लोगों का ये तर्क हो सकता है कि नहीं, राहुल गांधी का वैसा रुख नहीं है, राहुल गांधी ज़्यादा लिबरल हैं, ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, संविधान को मानने वाले हैं। तो एक पल के लिए मैं ये मान भी लूं कि राहुल गांधी बड़े ही समझदार और बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन क्या कांग्रेस राहुल गांधी है? क्या जो राहुल गांधी कह देंगे वो पूरी कांग्रेस मान लेगी? नहीं मानेगी ना। उनके नीचे काम करने वाले लोग उतने ही ब्राह्मणवादी हैं जितने कि बीजेपी में काम करने वाले लोग हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि एक व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में उसकी पार्टी चल पाएगी? मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर राहुल गांधी या पूरा गांधी परिवार लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म के अगर मुद्दे पर खुल के अगर सामने आए तो उनको उन्हीं की पार्टी से भगा दिया जाएगा। अब आपको ये नहीं लगता कि चले ठीक है, इतिहास में गलतियां तो होती है और गलतियों को दोहराने का भी काम किया जाता है, तो अब राहुल गांधी अपनी गलतियों को समझ चुके हैं और ये वो चाहते हैं कि ठीक है चलिए हमारे पुरखों से गलती हो गई, अब हम भारतीय संविधान को मान रहे हैं, हम भागीदारी की बात करते हैं, हम आरक्षण भी देना चाहते हैं। तो अब नहीं लगता कि उनके विचारधारा में या फिर उनकी बात में वो सुधार आया है, परिवर्तन आया? मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी इज नॉट अ कांग्रेस, कांग्रेस इज नॉट अ राहुल गांधी। राहुल गांधी एक व्यक्ति हैं जो उस पार्टी में एक अहम पद पर हैं, या उस पार्टी में किसी पद में ना रहते हुए भी काफी अहम है उस पार्टी के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो तो उतने ही ब्राह्मणवादी हैं ना। सबसे सर्वोपरि क्या है? संविधान है।
संविधान का इम्प्लीमेंट जो कर रहा है वो तो ब्राह्मणवादी है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि राहुल गांधी बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले तो उतने ही ब्राह्मणवादी हैं ना। राजस्थान में क्या हुआ, पहले तो उनकी सरकार थी ना, आज भी राजस्थान में जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ उनको न्याय नहीं मिला और बाकी लोगों पर और नए अत्याचार हो रहे हैं ना। तो राजस्थान की बात नहीं करेंगे हम, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम। ये शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से राजनीति है। और जो भारत के जो पूर्व बौद्ध हैं जिन्हें आज की तारीख में दलित माना जाता है, वो कोई राजनीति का विषय नहीं है। वो कोई भी आएगा और उनको बेवकूफ़ बनाएगा, वोट ले लेगा, वैसा भारत के जो आज के दलित और पूर्व के जो बौद्ध हैं वो उनकी स्थिति वैसी नहीं है। वो हर चीज़ को समझ रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं और वो अपने हिसाब से अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मायावती जी जो राजनीति कर रही हैं यूपी में, जो वंचित बहुजन अघाड़ी राजनीति कर रही है महाराष्ट्र में, वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि उनका तो वो शायद अब पछतावा है या वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना, सुधार लीजिए ना गलती। किसने रोका है? अभी अकोला में शायद आज या कल में चुनाव होने वाले हैं या हो चुका है शायद, है ना। आप वॉकओवर दे दीजिए ना, प्रकाश अंबेडकर को वॉकओवर दे दीजिए। आप बोलिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं लड़ेगा ऐसे चुनाव, वो उनका और बीजेपी के साथ हो जाने दीजिए टक्कर, अगर आप अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। पहली लोकसभा में इन्होंने एक दूध वाले को चुनाव लड़ा के दूध वाले को संसद में भेजा, लेकिन बाबा साहब को संसद में नहीं भेजा। और फिर ये वही गलती कर रहे हैं। जिस महाराष्ट्र में हम खड़े हैं, गोंदी और भंडारा लोकसभा क्षेत्र, हाँ। तो आप ये समझिए ना, आप जो कह रहे, मैं आप ही की बात से कह रहा हूँ कि जो आप अगर पूरे भारत को अगर ये लग रहा है कि राहुल गांधी बड़े ही पश्चाताप में हैं या वो राहुल गांधी अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं या उनके पुरखों की गलतियां सुधारना चाहते हैं, तो शुरुआत कीजिए ना, गलती सुधारिए। किसने मना किया है? आप वंचित बहुजन अघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं प्रकाश अंबेडकर, उनको वॉकओवर दे दीजिए। भाई कांग्रेस की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से हम किसी को नहीं उतार रहे हैं, कर दीजिए ना। किसने रोका है? मान के चलिए ठीक है भाई, यूपी में मायावती जी नहीं आई ना, आपने बाबा साहब को जाने से रोका था ना, फिर आप बाबा साहब के परिवार के व्यक्ति को क्यों रोक रहे हो दोबारा? लेकिन ये कहा जा रहा है कि बसपा खुद नहीं जाना चाहती थी इंडिया गठबंधन। मैंने मान लिया कि बसपा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने तो बोला था ना, प्रकाश अंबेडकर जी ने तो कहा था कि भाई हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, सीट दे दीजिए। आपने चलो सीट नहीं दी, वॉकओवर करते ना, एक सीट दे देते अकोला की। किसने रोका था? ये उनकी नीयत इतनी खराब है। और हमारे लोगों को जो पूरा एक जो तंत्र है जिसमें कि कई सारे जो आज के जो दलित और पूर्व के जो बौद्ध थे, उन लोगों का भी हाथ रहता है कि वो कांग्रेस के प्रति एक हवा बनाने की कोशिश करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी जो कोई भी काम हो, कुछ भी कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई परिवार हो, उसके भीतर ही कोई ना कोई बैठा होता है जो दगा करता है। तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दगा कर रहे हैं हम समाज के साथ। आप देखिए ना, वो बोलेंगे कि मायावती जीती नहीं रही, इंडिया अलायंस को देना चाहिए, संविधान बचाने की बात है। अरे भाई, संविधान बचेगा या नहीं बचेगा या खत्म हो जाएगा वो अलग बात है। संविधान तब बचेगा जब आप प्रेशर क्रिएट कर पाओगे। सुप्रीम पावर किसी के भी हाथ में सुप्रीम पावर होगी, वो संविधान खत्म करेगा ना। जैसे कि अब बहुजन राजनीति को हम देख रहे हैं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है बहुजन राजनीति को मजबूती देना, या फिर कहीं ना कहीं बहुजन समाज के आत्मविश्वास को बरकरार रखना, क्योंकि नेगेटिविटी तो समाज में बहुत ज़्यादा है। एक पहले तो बहुजन राजनीति क्या है इसको समझिए जी। बहुजनों की इंडिपेंडेंट राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। इस चीज़ को समझिए। हमारा वोट अगर हम अपनी पार्टी को नहीं दे रहे हैं तो हम अपनी राजनीति को खत्म कर रहे हैं। देखिए, दूसरे का घर महल हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो झुग्गी झोंपड़ी है हम उसमें खुश हैं, लेकिन वो हमारी तो है ना। आप कांग्रेस या बीजेपी में जाइए, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप महाराष्ट्र में आप वंचित बहुजन अघाड़ी को मजबूत कीजिए, यूपी में आप बहन जी को मजबूत कीजिए। जहाँ जहाँ बहन जी मजबूत है, अगर 1% भी उनका वोट शेयर है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस 1% वोट शेयर को हम आगे लेके जाएंगे, 10%, 20% और 50% तक लेके जाएंगे। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंचित बहुजन अघाड़ी जो है, प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी, मुझे पता है कि वो इस बार बहुत मुश्किल है कि वो सीट निकाल पाएंगे, लेकिन सीट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिटी का वोट परसेंटेज। जब हमारी कम्युनिटी का रहेगा तब हम प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे दूसरी पार्टियों के ऊपर कि हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए, अदरवाइज हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इस चीज़ को समझ लीजिए जी। और जितना जल्दी हम समझेंगे उतना बेहतर है। अब देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से मायावती जी की राजनीति को खत्म किया गया। मायावती जी एक्टिव नहीं है, मायावती जी कुछ नहीं कर रही हैं, मायावती ऐसा कर रही हैं, मायावती वैसा कर रही हैं, वो सो रही हैं, वो महल हो गई हैं, वो रानी हो गई हैं और अपने बेटे, मतलब ये पूरी तरीके से उनकी पॉलिटिक्स को खत्म करने की। आज देखिए, लगभग 70 साल से ऊपर की एज है उनकी। मैं
जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे मैं सबसे सवाल पूछूंगा, आपके घर में जो भी महिला 70 से ऊपर की है, आप उनसे क्या काम करवा रहे हैं? वो जो महिला है, आ गई, वो जो महिला है वो 70 साल की उम्र में 3-3 सवाई एक दिन में कर रही है, और आप उसको गाली दे रहे हो। ये सोचने की बात है, ये नैरेटिव बिठाया जाता है। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ, खुली चेतावनी, जो भी मायावती को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने घर की महिला को निकालिए और भेजिए पॉलिटिक्स करने के लिए, किसने रोका? मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मुझे ललन टॉप पसंद नहीं था, ललन टॉप के ऊपर मुझे बड़ी गुस्सा आती थी, वो हमारे किसी व्यक्ति को बुलाता ही नहीं था, मैंने बहुजन साहित्य खड़ा कर दिया। आपको लग रहा है मायावती जी नहीं पॉलिटिक्स कर रही, तो अपने घर की महिला निकालो, खड़ी कर दो, किसने रोका है? हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे तो कौन? अगर समाज में अगर ऐसे लोग नहीं तय कर पा रहे, मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो गाली गलौज करते हैं मायावती जी को, बहन जी को। जो मेरा ये कहना है कि अगर जो लोग नहीं कर पा रहे, तो फिर अगर जो उदाहरण, जो ऑप्शन है अपने पास, उसके साथ जाने के लिए क्या? जो नहीं कर पा रहे हैं वो मायावती जी के साथ है। मेरी जो दादी है ना, लगभग 85 साल की उम्र है, वो हाथी पे वो लगा कर आती हैं। पहले ठप्पा लगा के आती थी, अब हाथी पे बटन आ गई, हाथी पे बटन दबा के आती हैं। तो ये पॉलिटिक्स से पारंपरिक वोट है हमारा, सिस्टमैटिक वोट है, वो नहीं है कैडराइज वोट है। तो जो लोग समझते हैं वो कैडराइज वोट है, इसीलिए मजबूत है। आज आप देखिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी थी ना, हाथ जोड़ के, भैया आ जाइए, आप आ जाइए। क्यों खड़ी थी? वो आपके वोटों की ताकत की वजह से खड़ी थी। 9%, 11%, 10%, 11% तक का वोट था हमारे पास, इसलिए खड़ी थी, अदरवाइज वो नहीं खड़ी होती। और जैसे जैसे आपका वोट कम होते जाएगा, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो आज के जो दलित और पूर्व के जो बौद्ध हैं, वो अनाथ हो जाएंगे इस देश में राजनीतिक रूप से। हमें समझना पड़ेगा कि हमें जहाँ पर हमारा जो नेता मजबूत है, और स्पेशली जो पार्टी मजबूत है, उसका वोट दीजिए, उसको जिताइए। पूरे भारत में बहन जी बहुत दमदारी से लड़ रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ बीएसपी मजबूत है, वहाँ बीएसपी को मजबूत कीजिए, और जहाँ आपको लग रहा है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ज़्यादा मजबूत है, तो उसको वोट कीजिए और मजबूत कीजिए। वोट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सीटें आएंगी नहीं आएंगी कोई फ़र्क नहीं है, वोट परसेंटेज अपना बढ़ना चाहिए। तो यही हमारी पॉलिटिक्स है। इसी के द्वारा हम दूसरी पार्टियों पर और सरकार में अपना प्रेशर क्रिएट करके अपने हक और अधिकार वापस लेंगे, या हमारे लिए जो पॉलिसी बनती है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। दैट्स इट। बिल्कुल। तो ये तमाम जो हमने चर्चा बातचीत की है, इससे हमको यही समझ में आया है कि आखिर कैसे बहुजनों की राजनीति में उनकी भागीदारी अति आवश्यक है, वोट परसेंटेज बढ़ना कितना ज़्यादा आवश्यक है। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।